बॉयकॉट ऑफ द साइमन कमीशन एंड द नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन इस टाइम पर इंडिया आया। कोई भी ऐसा सिंगल मेंबर नहीं था कमीशन के अंदर जो इंडियन हो, इसी वजह से लोगों ने उसका बॉयकॉट यानी बहिष्कार कर दिया। उसका जो है प्रोटेस्ट किया गया, स्लोगन दिया गया साइमन गो बैक। लाला लाजपत राय की डेथ हो गई जब उनको चोट लग गई एक पीसफुल प्रोटेस्ट के दौरान लाहौर में। तो ये जो न्यूज थी लाला जी की डेथ की, इसने जो है जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनको जो है भड़का दिया। जैसे कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर थे सॉन्डर्स, जिन्होंने ऑर्डर किया था लाठीचार्ज का, उनको मार दिया गया। जब साइमन कमीशन फेल हो गया तो हिंदी वजीर बर्कनहेड, उनको जो है बुलाया गया पार्टीज, सारी पार्टीज ने, और उनके लिए फिर एक जो है एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो सामने आया। राष्ट्रीय महासभा कॉन्स्टिट्यूट करती है एक नेहरू कमेटी, जिसकी चेयरमैनशिप थी मोतीलाल नेहरू की, और इनकी रिपोर्ट कही गई नेहरू रिपोर्ट। यह रिपोर्ट जो है कवर कर रही थी सारे इश्यूज, जैसे डोमिनियन स्टेटस का, फेडरलिज्म का, फंडामेंटल राइट्स का, सुप्रीम कोर्ट का, और भी बहुत सारे। पर इसको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। 1928 में बारदोली तालुका में एक नो टैक्स मूवमेंट की शुरुआत हुई, जिसको कि बोला गया बारदोली सत्याग्रह, और ये खिलाफ था गवर्नमेंट के, क्योंकि लैंड रेवेन्यू बढ़ाई जा रही थी। ये मूवमेंट जो है इसलिए और ज्यादा मेमोरेबल हो गया क्योंकि इस टाइम पे जो रिप्रेसिव पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, उसके कारण, दूसरा लोगों का पूरी तरह से एक दृढ़ निश्चय था कि वो जो है इस लड़ाई के खिलाफ जो है खड़े थे, और साथ ही साथ एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप थी वल्लभ भाई पटेल की। सत्याग्रह के इस सक्सेसफुल मैनेजमेंट के बाद वल्लभ भाई पटेल जो है वो फेमस हो गए सरदार के नाम पे अपनी इस लीडरशिप के लिए। रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। जो यंग लीडर्स थे कांग्रेस में, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सब मेनली चाहते थे कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले, इसका ही ज्यादा जोर दे रहे थे। एक रेजोल्यूशन कंप्लीट इंडिपेंडेंस का पास किया गया कांग्रेस सेशन में, जो कि लाहौर में हुआ 1929 एडी में। उस टाइम पे उसकी प्रेसिडेंटशिप कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि सेलिब्रेट किया जाएगा इस डे को पूर्ण स्वराज दिवस के तौर पर, और इसी दिन की याद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। हम इस डे को रिपब्लिक डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। उस टाइम पे जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही थी, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बॉम्ब जो है फेंक दिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब उनकी बॉम्बिंग जो थी वो मेनली ये नहीं थी कि किसी को मारना है, बल्कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको वो अपनी बात सुनाना चाहते थे। उनको अरेस्ट किया गया और उनके ऊपर केस चलाया गया। भगत सिंह और उनके एसोसिएटेड जो भी साथ में लोग थे, उन सबको फांसी की सजा हो गई। जतिन दास, जो कि रिवॉल्यूशनरी थे बंगाल से, उन्होंने जो है एक कहते ना पूरी तौर पे ये इस तरह से जो है जेल में अनशन शुरू कर दिया, फास्ट पे चले गए कि वहां पर जो है खाना जो है वो खराब मिलता है और उनका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल है। तो ऐसे में फास्ट के वजह से उनकी 64th डे पर डेथ हो गई। दांडी मार्च 1930 एडी में गांधी जी ने अनाउंस किया कि वो जो है ये जो एक अन्यायपूर्ण सॉल्ट लॉ आई है, इसको जो है ट्रैवल कर ब्रेक करेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है अपनी मोनोपोली दिखा दी थी प्रोडक्शन पर और सेल पर सॉल्ट की। महात्मा गांधी और जो बाकी नेशनल लीडर्स थे, उनका ये मानना था कि एक सॉल्ट जैसी चीज पर टैक्स लेना एक बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि ये हमारे खाने की बेसिक जरूरत है। उन्होंने दांडी मार्च की शुरुआत करी अपने साथियों के साथ साबरमती आश्रम से, जो कि अहमदाबाद में है, और इसकी शुरुआत हुई 12 मार्च 1930 को। लगभग 370 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। रास्ते में इन्होंने ऑर्गेनाइज करी मीटिंग्स कई सारे गांवों में और टाउन्स में, जैसे असलाली, बरेजा, नाडियाड, आनंद, रास, जम्बूसार, सूरत, नवसारी, और फाइनली दांडी पहुंचे 5 अप्रैल को। 6 अप्रैल को गांधी जी ने ब्रेक की सॉल्ट लॉ। उन्होंने सॉल्ट जो है अपने हाथों में लिया, जो शोर था दांडी का वहां से, और फिर इससे जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था कि सॉल्ट लॉ जो है वो ब्रेक करी गई कई सारे हिस्सों में कंट्री के, दांडी के साथ साथ। जब गांधी जी ने अनाउंस किया धारसना सत्याग्रह गुजरात में, तब उनको अरेस्ट कर लिया गया 5 मई 1930 को, और फिर इन्हें यरवाड़ा जेल भेज दिया गया।
इनके अरेस्ट के बाद अब्बास तायब जी ने जो है सत्याग्रह की लीड अपने हाथों में ली, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। फिर सरोजनी नायडू जो है उन्होंने सत्याग्रह को आगे बढ़ाया। धारसना के अलावा सॉल्ट सत्याग्रह जो है वो विरामगम, धोलेरा, सूरज कराड़ी और वडाला में भी हो रहा था। ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, इसमें प्रोग्राम्स थे जैसे फॉरेन क्लोथ्स का बॉयकॉट करना, पेमेंट को जो टैक्सेस का है वो नहीं करना, जिसमें रेवेन्यू इनकम भी शामिल थी, अल्कोहल पर बैन, लिकर बार्स को लूटना या अनटचेबिलिटी को एक तरह से रोकना, ये सब जो है इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में शामिल थे। बहुत सारे किसान, आदिवासी और जो विमेन थी उन्होंने हिस्सा लिया इन मूवमेंट्स में। जो बॉर्डर एरिया थे प्रोविंसेस के, वहां पे एक अहिंसात्मक लड़ी जो जंग होती है नो टैक्स की, वो लड़ी जा रही थी, जिसमें लीडरशिप थी फ्रंटियर गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान की। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने सप्रेस करने की कोशिश करी इस मूवमेंट को, हजारों की संख्या में सत्याग्रही को अरेस्ट किया गया। एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई ताकि डिस्कस कर सके कि किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को पास होना चाहिए और उसको कैसे बदला जा सकता है। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रही वो फेल हो गई क्योंकि उसमें कांग्रेस शामिल नहीं थी। अब जो फाइट थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, जैसे जैसे वो बढ़ती जा रही थी, गवर्नमेंट ने भी जो है सोचा कि क्यों ना कांग्रेस के साथ एग्रीमेंट कर लिया जाए। अब ये एग्रीमेंट साइन हुआ वाइसरॉय इरविन और गांधी जी के बीच में इस रिगार्ड में, इसीलिए इसको बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। इस एग्रीमेंट की वजह से जो मेन मुद्दे थे वो कवर किए गए, जैसे फ्रीडम सॉल्ट बनाने के लिए, शांतिपूर्ण तरीके से पिकेटिंग और रिलीज सत्याग्रही की जेल से। गांधी जी ने अटेंड किया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को 1931 एडी में, पर डिसअपॉइंटेड रहे जब क्वेश्चन हुआ कम्युनल कॉन्स्टिट्यूएंसी का कि वो खड़ा हो गया, और फिर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो फेल हो गई। क्विट इंडिया मूवमेंट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, ऐसे में डिसाइड किया गया कि इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया जाए ताकि जो गवर्नमेंट की परेशानियां हैं उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी ना हो। विनोबा भावे जो थे वो पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही के तौर पे उनको चुना गया। 1942 एडी में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिप्स मिशन को जो है वो भेजा ताकि इंडियंस को मनाया जा सके, बट क्रिप्स मिशन फेल हो गया क्योंकि वो इंडिया की डिमांड जो थी इंडिपेंडेंस की उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। अब डिससैटिस्फैक्शन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट था वो अब लोगों के बीच में बढ़ता जा रहा था। जो मीटिंग हुई ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मुंबई में अगस्त 8, 1942 को, तो एक ऐतिहासिक क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है पास किया गया ब्रिटिशर्स के लिए ताकि वो इंडिया छोड़ दे। अगस्त 9 को अर्ली मॉर्निंग गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद और कंट्री के जो लीडिंग लीडर्स कांग्रेस के थे वो सब जो है अरेस्ट कर लिए गए। अब लड़ाई जो है वो बहुत ज्यादा फियर्स हो गई थी और बहुत ज्यादा फैलने लग गई थी। बहुत सारे किसान और स्टूडेंट्स ने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स, रेलवेज, टेलीफोन लाइंस सब डैमेज कर दिए गए पूरी कंट्री में। स्ट्राइक्स हो रही थी बहुत सारे हिस्सों में कंट्री के। लोग जो है कई हिस्सों में कंट्री के अपनी खुद की ओन नेशनल गवर्नमेंट बना रहे थे ताकि लड़ाई को और बढ़ा सके। अब ब्रिटिशर्स ने जो है इस मूवमेंट को कुचलने के लिए काफी जो ऑपरेसिव वाले होते हैं, प्रताड़ना वाले जो स्टेप्स होते हैं वो उठाए। एंड में 1943 एडी के बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया और कई लोगों की इस संघर्ष में जान चली गई। तो ये जो फाइट थी इसने एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को कन्विंस कर दिया कि अब जो लोग हैं इंडिया के उनको और ज्यादा नहीं दबाया जा सकता। सुभाष चंद्र बोस एंड द इंडियन नेशनल आर्मी। सुभाष चंद्र बोस की जो एक रिवॉल्यूशनरी जो एक्टिविटीज थी, बगावती वाली जो विरोध वाली एक्टिविटीज थी, और साथ ही साथ उनकी जो कोशिशें थी कि एक आर्म रेवोल्यूशन होना चाहिए इंडिपेंडेंस के लिए, वो जारी रहा जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तब भी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था जनवरी 23, 1897 को कटक में, जो कि उड़ीसा में है। इन्होंने जो है बहुत ही डिफिकल्ट एग्जामिनेशन जो थे आईसीएस के उसको पास किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी जॉब ब्रिटिश की और इंडिपेंडेंस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। ये जो है बहुत ही एक्टिव मेंबर बने राष्ट्रीय महासभा के, यानी जो कांग्रेस थी उसके। 2 बार प्रेसिडेंट चुने गए, एक बार हरिपुरा बारदोली में 1938 एडी में और दूसरी बार त्रिपुरा 1939 एडी में। अब क्योंकि विचारधारा के डिफरेंसेस थे टॉप लीडर्स के साथ कांग्रेस के, इसलिए इन्होंने रिजाइन कर दिया कांग्रेस से और एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई फॉरवर्ड ब्लॉक। इनको अरेस्ट कर लिया गया वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, क्योंकि ये जो है विरोध कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे जो भी पॉलिसीज थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की उसके खिलाफ। इन्होंने भी प्रिजन में जब तक
डेथ ना हो जाए तब तक आमरण अनशन जो है एक तरह से उस पर शुरुआत कर दी, क्योंकि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा था। जैसे ही इनकी हेल्थ बिगड़नी शुरू हुई तो इनको जो है फिर हाउस अरेस्ट, नजरबंद जो है करके रख दिया गया। एक दिन इनको मौका मिला और ये एक पठान की जैसे कहते हैं ना भेष बदल के कोलकाता छोड़ दिया और जापान पहुंच गए, अफगानिस्तान होते हुए और फिर बर्लिन। वहां पर राज बिहारी बोस की मदद से, जो कि आजाद हिंद फौज जो है इन्होंने खड़ी करी कैप्टन मोहन सिंह के साथ, जो कि उसके कमांडर थे। सुभाष चंद्र बोस फिर जापान से आए और फिर यहाँ पे इनको जो है इंडियन नेशनल आर्मी का चीफ बना दिया गया। इन्होंने जो है आर्मी को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करने की कोशिश करी और उसमें एक नई जान फूंकने की कोशिश की। इन्होंने दो पावरफुल स्लोगन्स दिए, एक तो चलो दिल्ली और तुम मुझको खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक मिलिट्री ब्रिगेड तैयार करी जिसका नाम इन्होंने लीडिंग लीडर्स के जो इंडिया के थे उनके उस पर रखा, जैसे महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना आजाद। इसी तरह से एक वुमेन ब्रिगेड जो है वो भी तैयार करी, जो की नेम करी गई लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। इंडियन नेशनल आर्मी ने जो है कुछ जीत भी हासिल करी अराकन में और इम्फाल डिविजन्स में, जो कि ईस्टर्न बॉर्डर पे थे, पर फिर पीछे हट गए क्योंकि जो कंडीशंस थी जापान की वो बदलती जा रही थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सप्लाई की शॉर्टेज हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी, भुखमरी हो रही थी और प्राकृतिक आपदा आ रही थी। जब सुभाष चंद्र बोस जो है जापान पहुंचे तो उनका प्लेन जो है उसमें आग लग गई और ये मानते हैं कि उनकी डेथ हो गई उस एक्सीडेंट में 18 अगस्त 1945 को। आज की डेट में भी उनकी डेथ जो है वो एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के जैसी है। मूविंग टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, मुंबई में जो इंडियन नेवी सोल्जर्स थे उन्होंने बगावत कर दी 1946 एडी में। तो गवर्नमेंट को लगा कि आर्मी जो है वो जो है उसके हाथों से धीरे धीरे फिसलती जा रही है। नतीजा क्या हुआ, जो प्राइम मिनिस्टर थे यूनाइटेड किंगडम के, उन्होंने अनाउंस किया कि वो जो है एक 3 कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर्स को इंडिया भेजेंगे ताकि एक नेगोशिएशन हो सके पूर्ण आजादी को लेकर। जो मेंबर्स थे कैबिनेट मिशन के वो मिले लीडर्स जो पॉलिटिकल पार्टी के थे इंडिया के अंदर, उनसे आके। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो है अब उसमें 2 चीजें शामिल थी, एक लॉन्ग टर्म प्लान और एक इंटरिम प्लान। इंटरिम प्लान होता है जो टेम्पररी बेसिस पे होता है। लॉन्ग टर्म प्लान था कि डिवाइड कर दिया जाए इंडिया को 3 ग्रुप्स में, हिंदू मेजॉरिटी एरिया, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया और मिक्स्ड पॉपुलेशन। इंटरिम गवर्नमेंट जो थी उसको फॉर्म किया जाए इंटरिम प्लान के अंडर। मुस्लिम लीग जो है उन्होंने जोर दिया कि जो मुस्लिम्स जो है सीट्स हैं उनको फिल किया जाए मुस्लिम लीग के द्वारा, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे मना कर दिया। तो मुस्लिम लीग ने उनके प्लान को एक्सेप्ट करने से भी मना कर दिया। उन्होंने अपील करी कंट्री को कि वो जो है डायरेक्ट एक्शन ले और डिमांड करे पाकिस्तान की। बहुत ज्यादा भयावह कम्युनल राइट्स ब्रोक आउट हुए कोलकाता में और भी पार्ट्स थे कंट्री के। इलेक्शंस होने लग गए ताकि फॉर्मेशन हो सके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और ये हुआ जुलाई 1946 में। मुस्लिम लीग ने एक बहुत ही बगावती स्टैंड जो है वो की शुरू किया जो नई इंटरिम गवर्नमेंट बनी उसके अंदर। उससे क्या हुआ, जो एक सांप्रदायिक तौर पे शांति बनी हुई थी उसका माहौल जो है वो खतरे में आ गया। अब ऐसे क्राइसिस के टाइम पर फरवरी 1947 में जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे एटली, उन्होंने अनाउंस किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया छोड़ देगी जून 1948 में। वेवल को रिप्लेस किया गया माउंटबेटन से और वो बने वाइसरॉय इंडिया के। बहुत ज्यादा हिंसात्मक दंगे जो हैं वो लगातार हो रहे थे कुछ हिस्सों में कंट्री के जब माउंटबेटन ने ऑफिस संभाला। अब इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो फंक्शन नहीं कर पा रही थी क्योंकि जो लीग मेंबर्स था उनका जो एटीट्यूड था वो बिल्कुल ही नॉन कोऑपरेटिव था, वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। एक कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस और लीग के बीच में भी नहीं पहुंच पाया। तो माउंटबेटन ने जो है डिसाइड किया कि वो जो है इंडिया को डिवाइड कर देंगे। जवाहरलाल, सरदार पटेल और बाकी जो कांग्रेस लीडर्स थे उनको जो है माउंटबेटन का ये जो आर्ग्यूमेंट था कि इंडिया जो है एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिए, वो ज्यादा शांति प्रिय तरीके से इसको एंजॉय कर पाएगी बजाय एक वीक सेंट्रल गवर्नमेंट के जिसमें बहुत सारे ऑटोनॉमस और अपोजिंग यूनिट्स होंगे। मतलब क्या था कि अगर आप स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट कर देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो बहुत ज्यादा आपका अच्छे से आप राज कर पाएंगे, अच्छे से आप चला पाएंगे। लेकिन यहीं पर सब लोग जो है अलग अलग करते रहेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी वीक होगी और हर राज्य जो है हर यूनिट अपने आप का कहेगा कि मैं निरंकुश हूं और दूसरों का विरोध करेगा। तो ऐसे में माउंटबेटन प्लान जो था उसके अनुसार जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ जुलाई 1947 में और उसके अकॉर्डिंग इंडिया को डिवाइड कर दिया गया 2 पार्ट्स में, इंडिया और पाकिस्तान। मिडनाइट के बाद अगस्त 14, 1947 में यूनियन जैक ऑफ ब्रिटेन
उसको जो है नीचे कर दिया गया रेड फोर्ट से दिल्ली के अंदर, और वहां पर रिप्लेस करके लगा दिया गया एक तिरंगा झंडा, जिसने इंडिया को इंडिपेंडेंस नेशन का स्टेटस प्रदान किया।